गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पी ब्लॉक के बचे हुए टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसमें डायमंड और ग्रेफाइट के बाद अगला एलोट्रॉप्स जो कार्बन का है वो फुलरेंस है। 10th क्लास में आप लोगों ने फुलरेंस के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। थोड़ा सा हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में और कुछ नॉलेज और कलेक्ट करेंगे। In 1985, scientists discovered a new family of carbon allotropes। यहाँ पे देखिए एलोट्रॉप्स वर्ड है, मतलब क्या है कि फुलरेंस कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड कह सकते एलोट्रॉप्स नहीं है, कई कार्बन के ग्रुप के एलोट्रॉप्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम्स सच एज C32, C50, C60, C70, C84 एक्सेट्रा। दीज वर कॉल्ड फुलरेंस। ज़्यादातर हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर है और जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है वो C60 का है, लेकिन ये 32 से लेकर के या आगे 100 या 112 या 113 तक 14 तक का कार्बन का क्लस्टर अवेलेबल है, और उसके लिए हम लोग कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं फुलरेंस। दीज वर डिस्कवर्ड बाई H.W. क्रोटो, R.F. कर्ल एंड R.E. स्मेली। इन तीन साइंटिस्टों ने मिल करके फुलरेंस डिस्कवर किया है। फुलरेंस वर ओरिजिनली मेड बाय द इवोपरेशन ऑफ ग्रेफाइट यूजिंग अ लेज़र। ग्रेफाइट का यूज़ करके हम ग्रेफाइट के साथ लेज़र का यूज़ करके हम लोग फुलरेंस को रियल में हम लोगों ने बनाया है। C60 मालिक्यूल के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो C60 मालिक्यूल हैज़ अ शेप लाइक सॉसर बॉल एंड कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरेंस, क्योंकि एक आर्किटेक्चर थे बकमिंस्टर फुलरेंस जिन्होंने सबसे पहले C60 वाले एलोट्रॉप्स का यानी फुलरेंस का मॉडल बनाया था, इसलिए उनके नाम के बेसिस पर हम लोगों ने इसको C60 यानी कह सकते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस का नाम रखा है। ऑल द कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन की सिचुएशन है, जितने भी कार्बन है सब इक्वल हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसमें आपस में अवेलेबल है। हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये जो हमारे सामने देखो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, ये पूरा एक सॉसर बॉल जैसा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर C60 मालिक्यूल का है, बकमिंस्टर फुलरेंस का। बकमिंस्टर फुलरेंस जिन्होंने मॉडल सबसे पहले दिया था, और इसमें जितने भी कार्बन हैं सब इक्विवेलेंट हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए तो वन कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 अनदर कार्बन। वन कार्बन देखो 3 कार्बन से अटैच है, और दो टाइप के देखिए रिंग बना रहे हैं। एक तो देखा जाए पेंटागन वाली रिंग बना रहे हैं, और इसी के जस्ट पहले देखो हेक्सागन की रिंग है। मतलब कुछ रिंग ऐसी हैं जो 5 कार्बन की बनी है और कुछ रिंग 6 कार्बन की बनी है, लेकिन 5 कार्बन की रिंग के जस्ट पास केवल 6 कार्बन की रिंग आपको हर तरफ मिलेगी, 5 कार्बन की रिंग आपको नहीं मिलेगी। फिर वही सेम सिचुएशन आएगी, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक इलेक्ट्रॉन जितने भी कार्बन हैं सबके फ्री हैं और आने वाले टाइम में इनका कोई एक अलग एप्लीकेशन अपने को और मिलेगा, स्पेशली फ्री एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये तो स्ट्रक्चर हमारे सामने जो अवेलेबल है डाटा वो आप लोगों के सामने है। ये स्ट्रक्चर आप लोग पहले से भी जानते हो, बस इसमें 5 कार्बन की रिंग और 6 कार्बन की रिंग का हमेशा ध्यान रखना। और देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, नोट दैट ऑल कार्बन आर इक्वल एंड दैट नो 5 मेंबर्स रिंग आर एडजेसेंट टू वन अनदर। मतलब 5 कार्बन की रिंग के पास 6 कार्बन की रिंग मिलेगी, 5 कार्बन की रिंग उसके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। ये अपने को समझने की बेसिक ज़रूरत है। इसके आगे फुलरेंस के केसेस में देखा जाए, फुलरेंस डिफर फ्रॉम डायमंड एंड ग्रेफाइट विच फॉर्म लैटिसेस वेयर एज इट फॉर्म डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। फुलरेंस ग्रेफाइट और डायमंड से अलग है, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड एक पर्टिकुलर शेप, ज्योमेट्री और लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि जो फुलरेंस के कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो आपस में देखा जाए एक डिस्क्रीट ग्रुप में कह सकते हो कि एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर insoluble in liquid solvent. Fullerenes can be dissolved in suitable organic solvent. फुलरेंस को
हम सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं, और जबकि ग्रेफाइट और डायमंड ये इनसॉल्वेबल है। ये तो एक छोटा सा डिस्कशन फुल रेंज के बारे में था, काफ़ी कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, फिर भी आप लोगों के पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यूजेस ऑफ कार्बन की बात थोड़ा मैं करना चाहूँगा। कार्बन के काफ़ी यूज़ हैं, कुछ यूज़ आपके सामने नए भी हैं, कुछ यूज़ काफ़ी यूज़ ऐसे हैं जो आप पहले से जानते हो। इसमें कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन बॉयलर, जो फैक्ट्रियों में बड़े बड़े कह सकते हो वाटर टैंक होते हैं, या किसी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए टैंक बने होते हैं। इंजन, पहले के टाइम में हम लोग जैसे ट्रेन वगैरह में यूज़ करते थे। फर्नेस, आज भी काफ़ी ऐसे फर्नेस है फैक्ट्रियों में जो जिनमें कोल यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड सिंथेटिक पेट्रोल। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, अगर कोयले पर हम एयर पास कर देते हैं तो उससे अपने को कोल गैस मिलती है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि गैसियस फ्यूल अपने को मिल जाता है। वाटर गैस, रेड हॉट कोक जो 100% प्योर कार्बन है, उस पर वाटर यानी स्टीम पास करके हम लोग CO+H2 का मिक्सचर बनाते हैं, ये कोल गैस है। प्रोड्यूसर गैस में क्या करते हैं, रेड हॉट कोक पर एयर पास करके हम CO और N2 का मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोड्यूसर गैस है। और सिंथेटिक पेट्रोल, आज के टाइम में काफ़ी ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग सिंथेटिक तरीके से पेट्रोल का फार्मेशन कर सकते हैं। इसमें बर्गेस प्रोसेस है, फिशर ट्रॉप प्रोसेस है, ICIC प्रोसेस है, ऐसे काफ़ी प्रोसेस हैं, लेकिन अभी ये कॉमन नहीं है। बस साइंटिस्टों ने एक तरीका निकाला है कि आने वाले टाइम में जब कभी इसकी डिमांड की ज़रूरत होगी, जब कोई ज़रूरत होगी, तो पेट्रोल को बनाया जा सकता है। कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड एज ब्लैक पिगमेंट। कार्बन ब्लैक का यूज़ जो है हम लोग ब्लैक पिगमेंट बनाने में, जैसे इंक या जो ऑटोमोबाइल टायर्स होते हैं उनमें एज अ फिलर, क्योंकि रबर और नायलॉन के साथ साथ देखा जाए ब्लैक कलर के फिलर की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके कंप्लीट टायर अपना बनता है। चारकोल एक्टिवेटेड बीइंग पोरस इज यूज्ड एज एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट टू प्योरीफाई एंड डिओडोराइज शुगर एंड अदर केमिकल्स। आज के टाइम में एक्टिवेटेड चारकोल का काफ़ी यूज़ है, स्पेशली प्यूरिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एयर को कह सकते हो या शुगर को, या ऐसे काफ़ी केमिकल्स हैं जिनमें इम्प्योरिटी मिलने के चांस है या इम्प्योर होने के चांस है, उनको वो प्योर कर देगा। ग्रेफाइट बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको पता है। ग्रेफाइट बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस। इंडस्ट्रीज़ में ग्रेफाइट का यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको सबको पता है, स्ट्रक्चर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर कार्बन के पास ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ग्रेफाइट फाइबर एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट। आज के टाइम में इसका काफ़ी यूज़ होने लगा है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्टील के स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में 100 टाइम मोर होती है। इसलिए इसका कंपोजिट मटेरियल्स हैं जिनसे आज के टाइम में हम लोग बहुत कुछ बना रहे हैं। स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज़्यादा है, लाइट वेट है, और अपनी नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं। डायमंड आर कट एज जेम स्टोन एंड यूज्ड इन ज्वेलरी एंड अदर आर्टिकल। डायमंड के बारे में आप लोगों को पहले से पता है कि डायमंड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ज्वेलरी में, और इस समय यूज़ करते हैं हम लोग। इसी तरह से सिलिकॉन, ये चीज़ें मैं आपको समझा भी रहा हूँ। सिलिकॉन इज़ यूज्ड एज N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स व्हेन डॉक्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स और ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर N टाइप का मतलब नेगेटिव से है, और P टाइप का मतलब पॉजिटिव से है। सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, मतलब एक स्पेशल केस में ये कंडक्टिव होते हैं, और नॉर्मल केस में ये इंसुलेटर का बिहेवियर शो करते हैं। मतलब दोनों बिहेवियर इनके पास अवेलेबल है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाली सिचुएशन को ये फुलफ़िल कर रहे हैं, इसलिए इनको हम सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को N टाइप और P टाइप की बात समझाता हूँ, इसके आगे हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इसमें देखा जाए, जैसे जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे SI, ऐसे सिलिकॉन देखा जाए पूरा टेट्राहेड्रल ऑर्डर में एक नेटवर्क की तरह से अपने पास
अवेलेबल है। यहाँ पर देखा जाए ये सिलिकॉन का पूरा एक नेटवर्क हमने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है। अगर इसी में हम ये ग्रुप 14 यानी देखा जाए 14 ग्रुप का मेंबर है सिलिकॉन, अगर इसी में हम इम्प्योरिटी मिला दें 15 ग्रुप की, 15 ग्रुप में आपको सबको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये मेंबर आते हैं। अब अगर इनमें से किसी को मिला दो, मान लो आपने फास्फोरस को मिला दिया, सपोज़ करो, इसके लिए हम डोपिंग वर्ड यूज़ करते हैं। डोप्ड मतलब इम्प्योरिटी मिक्स करना। अब सपोज़ कर लीजिए कि इस सिलिकॉन के पूरे क्रिस्टल में हमने फास्फोरस मिला दिया। फास्फोरस से आप सभी लोग अवेयर हो। मान लो इस जगह पर फास्फोरस आ गया। अब फास्फोरस को आपने मिला दिया। फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्डिंग में यूज़ हो जाएंगी और फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देखो फ्री रहेगा और यही इलेक्ट्रॉन इस पूरे सिलिकॉन के कंडक्टिंग बिहेवियर को बढ़ाएगा यानी इंक्रीज़ कर देगा। तो इस तरह से चूँकि कंडक्टिंग बिहेवियर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन की वजह से इंक्रीज़ हुआ है या चेंज हुआ है, इसलिए इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। मतलब जब 14 ग्रुप में 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिंग नेचर दिखाने वाला सेमीकंडक्टर हमारा प्रिपेयर होगा। आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर यहीं पर हम मान लिया जाए कि अगर हम सिलिकॉन को का क्रिस्टल उसी तरह से हम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पर देखा जाए ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, स्पेशली एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। ये हमने छोटा सिलिकॉन का दिखा दिया। अब इसमें आपने 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी। 13 ग्रुप में देखो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आपको पता है ये अवेलेबल है। अब मान लो इसमें से आपने एल्युमिनियम मिला दिया। जब आप एल्युमिनियम मिला दोगे तो एल्युमिनियम के आउटर सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 वैलेंसी तो पूरी हो जाएंगी और एक वैलेंसी देखा जाए, एक सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन तो रहेगा लेकिन एल्युमिनियम के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है। अब जब यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड कंप्लीट करेगा, यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, ये इधर शिफ्ट होगा, इधर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से कह सकते हो कि ये पूरा सिलिकॉन का पार्ट कंडक्टिंग नेचर दिखाएगा, सेमीकंडक्टर जैसा वर्क करेगा। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से ऐसी प्रॉब्लम आई है, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। तो कभी कभी हमारे सामने ऐसा एन टाइप और पी टाइप की सिचुएशन आ सकती है। आपके सामने ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा, लेकिन अपने को थोड़ा सा आइडिया पहले से होना चाहिए। तो हमें लगता है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा SiO2 जिसका लास्ट टॉपिक है उसकी बात कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर देखा जाए हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। SiO2 इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिलिका। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट 95% इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। नेचर में सिलिकॉन का जो परसेंटेज है सबको पता है 27.7% है। ये काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का ही नंबर है। तो अर्थ क्रस्ट का 95% पार्ट सिलिका या सिलिकेट से बना हुआ है। अब ये सब सिलिकेट और सिलिकॉन ये सब चीज़ें थोड़ा सा इन्होंने इस साल सिलेबस से डिलीट किया है। लास्ट में मैं ये वीडियो डालूँगा डिलीटेड सिलेबस के नाम से, आप लोग उसको भी देखना। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सिलेबस कंप्लीट करने के बेसिस पर हम लोग वही चीज़ बनाएंगे जो सिलेबस में अभी अवेलेबल है। अब इसमें SiO2 इज़ अ कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड ये भी नेटवर्क सॉलिड्स हैं। यहाँ पर SiO2 का देखो स्ट्रक्चर हमारे सामने अवेलेबल है, आप लोगों को दिख रहा होगा। SiO मतलब सिलिकॉन की पूरी 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई है हर जगह और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई है और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और सिलिकॉन देखा जाए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन भी अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कह सकते हो कि मिल करके पूरे स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल नेटवर्क के बना रहे हैं।
जिसको हम लोग SiO2 यानी सिलिका का 3 डायमेंशनल नेटवर्क का स्ट्रक्चर नाम देते हैं। SiO2 यानी सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग SiO बॉन्ड। इसमें जो SiO बॉन्ड बना हुआ है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉन रिएक्टिव है। देयरफॉर इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, आसानी से कितना भी हम हीट करें ये मेल्ट नहीं होगा। लेकिन SiO2 जो है जैसे फ्लोरीन से, HF से, NaOH से रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, मतलब इनसे अटैक हो जाता है। SiO2 + 2F2 तो SiF4 + O2, SiO2 + 4HF, SiF4 + 2H2O, SiO2 + 2NaOH, Na2SiO3 + H2O। ये देखा जाए इसके कह सकते हैं रिएक्शंस हैं जो हम लोगों को पता है। अगर हम ज़्यादातर SiO2 का यानी सिलिका का यूज़ देखा जाए ग्लास बनाने में भी होता है, तो अगर कभी ग्लास के ऊपर कुछ लिखना है, मान लो हमें अपना नाम लिखना है, तो हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज़ करके लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम उस पर अपना पेन चलाते जाएंगे या जिसमें हमने HF लगा रखा उसको मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे SiO2 डिज़ोल्व होती जाएगी और वो चीज़ उस पर बनती चली जाएगी। इसके आगे देखो इसका यूजेस की बात थोड़ा सा करें। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिलिका है मेनी यूजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज देखा जाए सिलिका का ही एक पार्ट है। एक क्वार्ट्ज है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक क्वार्ट्ज ग्लास है एमॉर्फस फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं। इज एज अ पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इज़ यूज्ड इन रेडियोज एंड कंप्यूटर। रेडियो और कंप्यूटर में इनका यूज़ है। पीजियो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, कहीं पर अगर हम बाई प्रेशर यानी प्रेशर क्रिएट करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम देते हैं। और अगर कहीं हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करके या टेम्परेचर चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम देते हैं। तो पीजियो इलेक्ट्रिक का सिंपल मतलब क्या है, बाई अप्लाइंग प्रेशर ये इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट किया गया। जैसा देखा जाए घर में लाइटर में हम लोग करते हैं, लाइटर को जब आप प्रेस करते हो तो उसके आगे छोटा सा एक सिलिका का बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब उसका क्रिस्टलाइन शेप चेंज होने लगता है तो उसी समय देखा जाए एक इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की वजह से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होती है। सिलिका जेल इज़ अमॉर्फस एंड वेरी पोरस। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, अ कैटलिस्ट एंड क्रोमेटोग्राफी। सिलिका जेल का यूज़ देखा जाए मतलब एयर से मॉइस्चर हटाने में, कैटलिस्ट की तरह से, और क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोग इसको यूज़। क्रोमेटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन की टेक्निक है, यूँ कहा जाए कि आज के टाइम की सबसे मॉडर्न टेक्निक है, इनमें हम लोग यूज़ करते हैं। क्रिस्टल गुहर दे देखा जाए इज़ अनदर फॉर्म ऑफ SiO2 एंड इज़ अ फाइन पाउडर एंड यूज इन फिल्ट्रेशन प्लांट। इनका भी एप्लीकेशन कर सकते हो, फिल्टर करने के हिसाब से हम लोग फिल्ट्रेशन प्लांट में इनका यूज़ करते हैं। ये तो SiO2 का एक सिंपल यूज़ है। अब आपका P ब्लॉक कंप्लीट हुआ। इस साल सिलेबस में जितने टॉपिक हैं सब हम लोगों ने कवर किए हैं। सब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं डिलीटेड पोर्शन की वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग जितने सिलेबस CBSE ने इस साल के लिए रिकमेंड कर रखा है उसके वीडियोस को आप लोग देखिए, समझिए, पढ़िए। कोई डाउट्स आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इसके बाद हमारा अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने केमिस्ट्री का है। अब आप लोग अच्छी तरह से P ब्लॉक को प्रिपेयर करो, कंप्लीट करो। थैंक यू।